नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इंडिया फटाफट 100 में। रुक करते हैं खबरों का। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार जारी है। इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है। देश में मरीजों की संख्या 30,000 के पास पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 522 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद में राज्य में संक्रमितों की संख्या अब 8,500 के पार जा चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में एक दिन में 27 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 369 पहुंच चुका है। सिर्फ मुंबई में ही 5,776 केस सामने आ चुके हैं। राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 190 मामले सामने आए हैं। इससे दिल्ली में कोविड-19 से संक्रमणों के मामले कुल संख्या 3,108 हो चुकी है। इस वायरस से अब तक दिल्ली में मरने वालों की संख्या बढ़कर 54 हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1,995 हो चुकी है। इनमें से 327 मरीज उपचार के बाद में स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, जबकि 31 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण का 75 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2,165 हो चुकी है। कोरोना वायरस से अब तक 110 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना से इंदौर में 60 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राजस्थान में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। 12 घंटों में फिर 66 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इस अवधि में एक और मरीज की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही राजस्थान में अब कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 2,328 पहुंच चुकी है और मौतों का आंकड़ा भी 51 हो चुका है। बिहार में कोरोना महामारी का कहर लगातार जारी है। एक बार फिर से बिहार में कोरोना के 17 नए मरीज सामने आए हैं। 17 नए केस में 16 मरीज रोहतास जिले के सासाराम के रहने वाले हैं, जबकि एक मरीज नवादा की है। इसके साथ ही बिहार में इस महामारी के मरीजों की संख्या अब 345 हो चुकी है। हरियाणा कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 304 हो चुकी है और इससे संक्रमित 3 मरीजों की मौत हो चुकी है और 218 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश की राजधानी में मौजूद नीति आयोग के एक निदेशक स्तर का अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद नीति आयोग को सील कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि पूरे परिसर को अब सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ में पॉजिटिव केस सामने आने के बाद में दफ्तर के हर सिक्योरिटी गार्ड को भी सैनिटाइज किया जा रहा है और उसके बाद ही अंदर जाने की इजाजत होगी। दफ्तर के अंदर एक एक कमरे को सैनिटाइज किया जा रहा है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोविड-19 की स्थिति एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होती है, इसलिए राज्य को लॉकडाउन के विस्तार को निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि छात्रों और मजदूरों को वापस लाने की व्यवस्था हमारी सरकार करेगी। झारखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बावजूद इसके लॉकडाउन के पालन में घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में कोरोना के नए मामलों का रांची के हिंदपीढ़ी से लिंक दिख रहा है। हिंदपीढ़ी को कंटोनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इसके बावजूद यहां के लोग दूसरी जगहों पर जा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने चेतावनी देते हुए कहा कि तत्काल रुकना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अब हिंदपीढ़ी में सीआरपीएफ की तैनाती की जाएगी और रांची की सभी सीमाएं सील कर दी जाएंगी। कोरोना से जंग के बीच में रैपिड टेस्ट किट को लेकर सियासी हलचल जारी है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने कोरोना एंटीबॉडी रैपिड किट्स की खरीद को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। बसपा अध्यक्ष सोनिया, आपको बताएं कि मायावती ने ट्वीट करके कहा कि जैसा विदित है, केंद्र की कांग्रेस के राज्य में हुए दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी में खासकर विदेशों से मंगाए गए सामान में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ था। साथ ही गरीब दलितों के कल्याण हेतु स्पेशल कंपोर्टमेंट प्लांट का पैसा आपको बता दें कि अनुचित तौर पर खर्च कर दिया गया था। मायावती ने बसपा की ओर से अपील करते हुए कहा कि केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार को भी उससे सबक लेकर कोरोना महामारी की जांच से जुड़े टेस्टिंग उपकरणों आदि की विदेशों से
मांगते समय जरूर पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, जिसमें कोरोना प्रकोप से लड़ाई किसी भी प्रकार से कमजोर ना होने पाए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के सकारात्मक मामलों की संख्या अब 3108 हो चुकी है और मृत्यु का आंकड़ा 54 हो चुका है। सत्येंद्र जैन ने यह भी कहा कि दिल्ली में कोविड-19 मामलों की दोगुनी दर 13 दिन हो चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 877 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 11 वेंटिलेटर पर हैं। पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने एसआई हरजीत सिंह को उनके बलिदान को सम्मान दिया है। साथ में आपको यह भी बता दें, मैं भी हरजीत नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान भी शुरू किया है। डीजीपी ने अपना नाम बदलकर बैच पर लिया है और इसी के साथ में उन्होंने कहा कि हरजीत सिंह पुलिस और अन्य फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं पर हमले के खिलाफ एक प्रतीक बन चुके हैं। डीजी गुप्ता ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस प्रमुखों को एकजुट होने और फ्रंटलाइन योद्धाओं के साथ एकजुटता दिखाने के लिए लिखा है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों द्वारा हमला किए जा रहे हैं। इस अभियान के समर्थन में पुलिस अधिकारियों के साथ में हरजीत सिंह का नाम के निशाने पर हुए लगातार नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही पटियाला में कर्फ्यू पास मांगने पर निहंगों ने हरजीत सिंह का हाथ काट दिया था। 8 घंटे की मशक्कत के बाद में पीजीआई चंडीगढ़ में डॉक्टरों ने उनका हाथ जोड़ दिया था। डीजीपी गुप्ता ने कहा कि ये मुश्किल समय में हरजीत सिंह और अन्य पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाने का प्रयास है। कोरोना वायरस का कहर दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया में आपको बता दें कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 30 लाख से ज्यादा हो चुकी है। कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया भर में मरने वालों की संख्या 2,08,000 से ज्यादा हो चुकी है, जिनमें से 2/3 सबसे बुरी तरीके से प्रभावित यूरोप में है। इस महामारी का प्रकोप सबसे ज्यादा महाशक्ति देश माने जाने वाले अमेरिका पर पड़ा है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका में 1303 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले कई दिनों से लगातार अमेरिका में रोजाना 1000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। दूसरे नंबर पर स्पेन है, जहां पर अब तक आपको बता दें कि 2,29,422 लोग संक्रमित हैं। 23,511 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन के बाद तीसरे नंबर पर इटली है, जहां पर 1,99,414 मरीज हैं। यहां अब तक 26,977 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में भी कोरोना तेजी के साथ फैल रहा है। आपको बताएं कि ब्रिटेन में 20,797 मौत हो चुकी है और कुल 1,94,038 लोग संक्रमित बताए जा रहे हैं। चीन में जहां पर दिसंबर में सबसे पहले संक्रमण की शुरुआत हुई थी, वहां पर 4,637 लोगों की कोविड-19 से मौत हुई थी और 83,912 लोग संक्रमित हुए हैं। ईरान में सोमवार को कोविड-19 से 96 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि देश ने कहा कि 1 महीने से अधिक की अवधि में पहली बार एक दिन में संक्रमण के मामले 1000 से कम दर्ज किए गए हैं। ग्लोबल बाजारों में मिले जुले संकेत मिलने के बावजूद आज घरेलू शेयर बाजार के लिए भी शुरुआती तेजी के साथ में हुई। आज एशियाई बाजारों में कमजोर संकेतों के चलते बहुत ज्यादा ऊंचाई नहीं दिखी, लेकिन कल के अमेरिकी बाजार की मजबूती के दम पर स्टॉक मार्केट आज बढ़त के साथ में हरे निशान पर खुली। आज सेंसेक्स 330 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ शुरुआती में नजर आया और फिर खुलते ही 32,000 के पार चला गया। ट्रेडिंग खुलने के शुरुआती 5 मिनट में सेंसेक्स 319.08 अंक यानी कि 1.01% की उछाल के साथ में 32,062 पर कारोबार कर रहा था। एनएसआई के 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 9,389 पर खुला था और शुरुआत में ही 81 अंक यानी कि 0.87% ऊपर जाकर 9,367.30 पर कारोबार कर रहा था। शुरुआत में निफ्टी में 35 शेयरों में तेजी थी और 14 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी। इसी के साथ में आपको बता दें कि चढ़ने वाले शेयरों में आपको बताएं कि इंडस बैंक 10%, एक्सिस बैंक 4.81% और इसी के साथ टाटा मोटर्स 3.72% और जे लिमिटेड के शेयर 3.67% ऊपर कारोबार कर रहे थे। आपको ये भी बताते चले कि यूपीएल में 3.62% का उछाल था।
अंबाला कैंट के चंदपुर स्थित कोविड-19 शमशान घाट में संदिग्ध बुजुर्ग महिला की मौत के बाद अंतिम संस्कार को लेकर गांव के लोगों में विरोध देखने को मिला। समझाने के बावजूद चंदपुरा के लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पत्थर लगने से डीएसपी समेत कुछ और भी पुलिसकर्मी घायल हुए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम, डीएसपी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे। वहीं ग्रामीणों की लाठियों और पत्थरबाजियों से आत्मरक्षा के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग का सहारा लिया और गुस्साए ग्रामीणों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज भी किया। वहीं लॉकडाउन के उल्लंघन करने पर पुलिस ने कई दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है और पत्थरबाजों की तलाश में जुट चुकी है। वहीं पुलिस ने संदिग्ध महिला का अंतिम संस्कार करवा दिया है। टोहाना में इस बार गेहूं की बम्पर पैदावार हुई है, जिसके चलते अब तक 1,60,000 क्विंटल गेहूं की फसल मंडी में आई है, जिसमें 90% फसल की खरीद की जा चुकी है। ये बात मार्केट कमेटी चेयरमैन रिंकू कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में बताया है। मार्केट कमेटी चेयरमैन ने बताया कि मार्केट कमेटी प्रशासन द्वारा किसानों को फोन नंबरों पर गेट पास नंबर भेजे जा रहे हैं और ताकि मंडी में एकदम से भीड़ इकट्ठी ना हो। मां ने कहा कि प्रशासन द्वारा क्षेत्र में 33 गेहूं खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें बेहतरीन तरीके से खरीद की जा रही है। चेयरमैन रिंकू कुमार ने बताया कि मंडी प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए लॉकडाउन में आपको बताते चले कि फसल खरीद के लिए 2 शिफ्ट बनाई गई है, जिसमें पहली शिफ्ट सुबह 7 से 2 बजे और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 से रात 8 बजे तक ही गेहूं की खरीद कर रही है। मां ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि फसल काटने के लिए जिन औजारों को आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं उसे सैनिटाइज करें और साथ में मास्क लगाकर ही कटाई करें। केंद्रीय गृह मंत्रालय की संशोधित हिदायतों के अनुसार लॉकडाउन के दौरान जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। इस मामले पर रोहतक के डीसी आरएस वर्मा ने बताया कि 100 वर्ग गज में स्थित दुकान में एक व्यक्ति, 200 वर्ग गज की दुकान में 2 व्यक्तियों और इसके साथ में उससे ज्यादा भूमि पर बनी दुकानों में 3 व्यक्तियों को कार्य करने की अनुमति होगी और इसी के साथ में प्रतिष्ठान में कार्यरत 50% मजदूरों से ही काम कराया जाएगा। दुकानदार को कार्य कराते समय फेस मास्क लगाना और सैनिटाइज का प्रयोग करना अनिवार्य है। एक दिन में दुकानदार को 2 बार दुकान को सैनिटाइज करना होगा, जिसका वीडियो बनाकर रिकॉर्ड के लिए रखना भी होगा। साथ में दुकान पर आने वाले ग्राहकों के प्रयोग में हेतु सैनिटाइजर उपलब्ध कराना होगा। प्रत्येक ग्राहक के लिए भी मास्क पहनना अनिवार्य किया जा चुका है। वहीं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्थिति रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और बार्बर सैलून खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। इन हिदायतों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, कोविड महामारी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत में कार्रवाई की जाएगी। चरखी दादरी की नई सब्जी मंडी में नगर परिषद की तरफ से सैनिटाइजेशन का काम किया गया। वहीं दूसरी तरफ सब्जी मंडी में कार्य करने वाले आढ़तियों और कर्मचारियों का मेडिकल चेकअप भी कराया गया। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 2 मोबाइल टीमें चरखी दादरी की सब्जी मंडी में पहुंची और सभी सब्जी विक्रेताओं की जांच भी की गई। जिन लोगों में इस तरह की कुछ बीमारियां देखने को मिली, उन्हें दवाइयां भी दी गई। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपनी अवस्थी ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस आपदा से निपटने के लिए गठित टीम 11 के साथ में बैठक की और बैठक में प्रदेश में आपदा की स्थिति की समीक्षा की है। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं की बढ़ोतरी को आवश्यक बताते हुए जन सुविधाओं को समुचित ध्यान में रखते हुए कई निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने कोविड अस्पतालों में L1, L2, L3 कोविड अस्पतालों की क्षमता बढ़ाए जाने की बात कही है। आपको यह भी बताते चले कि पीपीई किट, मास्क आदि जिलों में पहुंचाने के आदेश दिए गए हैं और निर्देश दिए गए हैं कि जिले में 15 से 20 हजार क्षमता वाले क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाएं। वहीं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में अब तक कुल केसों की संख्या 1995 है। उन सब जिलों में संक्रमण है और 9 जिलों में अभी कोई एक्टिव केस संक्रमित नहीं है। अब तक 31 लोगों की उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के चलते मौत भी हो चुकी है। पीलीभीत में कोरोना योद्धा स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत महिला
जो कि 8 महीने की प्रसूता है। कोरोना महामारी के दौर में अपनी और अपने होने वाले बच्चे की परवाह न करते हुए भी अपने पद पर लगातार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही हैं। आपको बताएं कि एएनएम में कार्यरत प्रीति बाहर ने आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग का काम करती है, जिसके लिए वो पूर्ण रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करती हुई नजर आ रही है। कोरोना योद्धा को प्रीति को ओके इंडिया सलाम करता है और इसी के साथ में जो ऐसी कोरोना महामारी के चलते खुद की परवाह न करते हुए भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत ही ईमानदारी के साथ कर रही है। लखनऊ में वैश्विक महामारी कोरोना के कारण जगह जगह पर क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें से कोरोना वायरस के फैलने से रोका जा सके। क्वारंटाइन किए गए लोगों के खाने पीने और रहने की उचित व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है। तहसील सदर के अंतरिम 26 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 3 सेंटरों में 125 लोग क्वारंटाइन किए गए हैं और इसी के साथ में बीबीडी अरबी फारसी विश्वविद्यालय और रामस्वरूप कॉलेज क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। लोगों को खाने के लिए सुचारू रूप से खाना मिल सके, इसके भी उचित प्रबंध किए जा रहे हैं। खबर प्रयागराज से, जहां पर फोर्ड स्कूल एंड कॉलेज में क्वारंटाइन किए गए करीब 3 दर्जन लोगों ने देर रात जमकर हंगामा काटा। क्वारंटाइन किए गए लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें जो खाना और बिस्तर दिया जा रहा है वो ठीक नहीं, वो मरीजों से भी बदतर है, जिसमें वो लोग नहीं चाहते कि वो और भी बीमार हो। क्वारंटाइन किए गए लोगों में सेंटरों में कई व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े किए गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों को समझाने बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन नाराज लोग किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं हुए। हालांकि उसके बाद में पुलिसकर्मियों ने आला अधिकारियों को इस मामले की जानकारी दी। बदायूं जिले में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही तो आए दिन चर्चा में रहती है। ऐसा ही कुछ एक बार फिर से तस्वीरें सामने आई। शहर के मोहल्ला उपरपारा के रहने वाले सलीम के 7 महीने के बच्चे की तबीयत खराब थी और इस पर सलीम अपने बच्चे को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर जा रहा था, तभी उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। इसके बाद जिला अस्पताल के डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया, लेकिन बच्चे के लिए शव यात्रा को लिए शव वाहन को घर तक पहुंचाने के लिए शव वाहन नहीं दिया गया। शव वाहन नहीं मिलने की वजह से सलीम अपने बच्चे को गोद में ही लेकर घर चला गया। बच्चे की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। लखनऊ में लखनऊ नगर निगम लगातार कम्युनिटी किचन के माध्यम से गरीब मजदूर लोगों की भोजन मुहैया करा रहा है और इसके साथ ही विभिन्न फोन नंबरों के माध्यम से लोग फोन करके उनसे और भी राशन मंगा रहे हैं। जो लोग राशन मंगा रहे हैं उनके लिए भी नगर निगम के कर्मचारी भोजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर राजधानी में जोन वाइज व्यवस्था की गई है, जिसमें लोगों को इस संकट की घड़ी में खाने को लेकर कोई भी तकलीफ ना हो सके। गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा से 51 मजदूर गाजियाबाद लाए गए हैं। सभी को गाजियाबाद के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में रखा गया है। डीएम के मुताबिक सरकार के आदेशों के मुताबिक हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल इनको क्वारंटाइन किए रखा है और इसके साथ में इनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इस समय पूरे देश में लॉकडाउन है, लोग अपने घरों में हैं और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं कोविड-19 महामारी को देखते हुए निजी संस्था और आम लोगों द्वारा गरीब और जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। ऐसे में जनपद चंदौली में एक और मामला सामने आया, जहां पर कोटेदार और ग्राम प्रधान पर एक विधवा वृद्ध महिला ने राशन न देने का आरोप लगाया है। दरअसल ये पूरा मामला जनपद के चकिया तहसील के अंतर्गत आने वाले हेतिमपुर गांव का है। हेतिमपुर के रहने वाली विधवा वृद्ध महिला ने आरोप लगाया है कि जब वो गांव के प्रधान और कोटेदार के पास जा रही थी तो खाद्यान्न के लिए गुहार लगाई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ग्राम प्रधान और कोटेदार से राशन न मिलने पर वृद्ध महिला निराश होकर घर लौट आई। वहीं सूचना मिलने के बाद पहुंची एंटी करप्शन की टीम ने उक्त महिला की हर संभव मदद की। इस दौरान अन्य ग्रामीणों ने भी प्रधान पर सैनिटाइजर न छिड़कने का आरोप लगाया है। लॉकडाउन की सब्जी किसानों को भारी मार दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में किसानों की बेबसी की तस्वीरें नजर आ रही है, जिसमें किसानों के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सब्जी किसान लॉकडाउन के चलते सब्जी की बिक्री न होने से
मेहनत और खून पसीने की उगाई गई सब्जियों को खुद लहलाते खेतों को बर्बाद करने पर मजबूर है। किसान लाखों की लागत से उगाई गई इस मूली की फसल को ट्रैक्टर के पहिए के नीचे रौंदने को मजबूर है। खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से, जहां पर करंट लगने से एक महिला बुरी तरीके से झुलस गई। आनंद फानन में महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि इस दौरान महिला दुकान में लगे लोहे के रॉड को छू लिया था और उस बिजली का उसको बहुत बड़ा करंट लगा, जिसके चलते वो अचेत होकर गिर गई। वहीं लोहे की रॉड में करंट दौड़ने से ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना वायरस की महामारी की वजह से 1 साल अक्टूबर नवंबर में होने वाले 2020 वर्ल्ड कप पर संकट के बादल मंडरा रहे और आईसीसी की सीईसी मीटिंग में 2020 वर्ल्ड कप के फीचर को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मानना है कि इस साल 2020 विश्व कप होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया कि वर्ल्ड कप को लेकर कई बातों पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन वो तब तक हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तब संभव हो पाएगा जब हालात सामान्य हो पाएंगे। अधिकारी ने बताया कि ईमानदारी से कहूं तो अक्टूबर में T20 विश्व कप होना मुश्किल लग रहा है। इस समय इतने लोगों को इकट्ठा करने के लिए सोचना भी मुश्किल है। कोरोना वायरस के कारण भारत समेत दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन है और लोग घरों में अंदर रहने को मजबूर हैं। भारत में 3 मई तक लॉकडाउन है। ऐसे में घरेलू हिंसा से जुड़ी खबरें लगातार सामने आ रही, जिससे जवाब में भारतीय क्रिकेट टीम के गब्बर जाने की शिखर धवन ने एक संदेश दिया है और लोगों को हिंसा को ना चुकाने की अपील की है। आपको बता दें कि हिंसा को न चुनने की अपील उन्होंने की है। टीम इंडिया के ओपनर धवन ने अपनी पत्नी आयशा के साथ अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उसमें लोगों से अपील की है कि धवन ने लिखा है कि जब मैं अपने परिवार के साथ घर पर समय का पूरा मजा ले रहा हूं, ऐसे में समय में घरेलू हिंसा के बारे में सुनकर बहुत निराशा होती है और दुख होता है। हमारे समाज में आज के दौर में भी ऐसे कुछ मजबूत मामले नजर आते हैं, तो इससे बहुत दुख होता है। वीडियो में शिखर अपनी पत्नी आयशा और बेटे के साथ में कसरत करते हुए नजर आ रहे हैं और सभी बॉक्सिंग ग्लव्स पहने हुए एक दूसरे पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। शिखर धवन लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए अपने फैंस से जुड़े हैं और साथ में लॉकडाउन की इस अवधि में धवन में अपने बेटे और पत्नी के साथ में कई मजेदार वीडियो पोस्ट करते रहते हैं। सिंगर कनिका कपूर की मुश्किलें फिलहाल खत्म होती नजर नहीं आ रही। कोरोना वायरस की जंग जीत चुकी कनिका कपूर को अब लखनऊ पुलिस ने नोटिस जारी किया है। पुलिस ने उनके घर पर एक नोटिस चस्पा किया है, जिसमें उन्हें अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। कनिका कपूर पर आईपीसी की धारा 269 और इसी के साथ में 270 खतरनाक बीमारी के संक्रमण के फैलाने की संभावना के तहत में आरोप लगाए गए हैं। कृष्णनगर के एसपी दीपक कुमार सिंह ने बताया कि गायक को पुलिस स्टेशन में आना होगा और अपना लिखित बयान दर्ज कराना होगा। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। कनिका ने इंस्टाग्राम के जरिए अपना इलाज करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों को के प्रति आभार व्यक्त किया है। उसने ये भी लिखा है कि कई अफवाहें फैल रही थी, वो पूरी तरीके से जागरूक थी और जानती थी कि कुछ सूचनाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से जानवरों को भी भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कई सेलेब अब बेसहारा जानवरों की मदद के लिए आ गए हैं, जिनमें फिल्मकार फराह खान भी शामिल है और वो अपने बच्चों के साथ मिलकर फंड इकट्ठा कर रही है। अभिषेक बच्चन ने भी मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं। अभिषेक बच्चन ने कोविड-19 महामारी की इस घड़ी में सड़कों पर रहने वाले पालतू पशुओं की देखभाल करने के लिए मद्देनजर फराह खान की बेटी की एक इस नेक पहल में अपना योगदान दिया है। अभिषेक ने इस काम के लिए 1 लाख रुपए की राशि का सहयोग प्रदान किया है, जिसके लिए फराह ने उन्हें धन्यवाद कहा है। फराह की बेटी इनाया ने बिक्री के लिए आपको बताया कि पालतू जानवरों की कुछ तस्वीरों को अपने हाथों में बनाकर इस पहल की शुरुआत की थी। इससे पहले ही मिलने वाली राशि का उपयोग इन बेजुबानों के खाने पीने के लिए किया जा चुका है। अपने इस पोस्ट में फराह ने अभिषेक के साथ वाली अपनी एक तस्वीर भी साझा की है, जिसमें वो उन्हें गले लगाती नजर आ रही है।
इंडिया फटाफट 100 में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए ओके इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।